सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में इंडियन पॉलिटी जो जीएस पेपर सेकंड का एक सब्जेक्ट है उसका कुछ मॉडल आंसर डिस्कस करूँगा शॉर्ट एंड लॉन्ग में, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा डिटेल में उसका मॉडल आंसर तैयार करके लाया हूँ और मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करना पहला ये कि जो बचे हुए 60 दिन या 65 दिन आपके पास 69 बीपीएससी में है, या अगर 70 मेंस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी को किस तरह से अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, इंडियन पॉलिटी को किस तरह से अप्रोच किया जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके 2-3 साल के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और इस बार का यूपीएससी 2023 जो जीएस पेपर 2 पूछा है, अगर उस क्वेश्चन को देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इन टॉपिक को अच्छे से गहराई से डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। तो पहले मैं 68 और 66 का मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आप किस तरह से डे बाय डे प्लान करके इस पूरे मेंस की तैयारी को अगले 2 महीने में आप कर सकते हैं, इसकी चर्चा करूँगा। तब मैं लास्ट में जो है ना इस पूरे के पूरे मॉडल आंसर को डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा देखिए, मेंस का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप कमेंट ये मत कीजिएगा वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि चाहकर भी मैं इसको छोटा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा। हाँ, आप अपने वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आइए, कुछ मैं क्वेश्चन बताऊँगा, फिर आपको कुछ सोर्स पॉलिटी बताऊँगा। ऐसे करके आगे अलग अलग सब्जेक्ट जब मैं मॉडल में बताऊंगा, इकोनॉमिक्स का या साइंस टेक का या हिस्ट्री का, तो मैं उसके साथ साथ अलग से सोर्स का भी डिस्कस मैं करूंगा। आप पॉलिटी में देखिए, अगर टॉपिक अगर ये 68 में क्वेश्चन पूछा यहाँ पे डायनेमिक सेकुलरिज्म के बारे में, ओके, फिर यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहा है, फिर यहाँ ये डीपीएसपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर यहाँ जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन है, फिर बिहार में पिछले 20-25 वर्षों से किस तरह से राजनीतिक कल्चर में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये करेंट था, अगर आप न्यूज़पेपर से अवेयर होंगे तो इस मई में चूँकि इसका एग्ज़ाम हुआ है 68 का, तो उसके पहले ना जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ था, तो उसी से क्वेश्चन पूछ दिया। और ये पहली बार ऐसे टॉपिक को बीपीएससी उठा, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट का, हालांकि केंद्र राज्य संबंध का बीपीएससी क्वेश्चन पहले हाँ, यहाँ उसके अंदर जाके पूछ रहा है। इसका मतलब ये है थोड़ा सा दायरा जो है ना बीपीएससी व्यापक कर रहा है। बाकी ये कास्ट तो खैर पहले भी बीपीएससी कई बार पूछ चुका, लेकिन हाँ 68 में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया। अब यहाँ देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका तो बीपीएससी पहले भी पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टीएन शेषर साहब जब बने थे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1990 में, उसके पहले क्या सुधार हुआ था, उसके बाद क्या सुधार हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और ये आपको लक्ष्मीकांत सर के बुक में काफ़ी अच्छे से दिया गया है। फिर देखिए, यहाँ राज्यसभा का पूछा है, आपका क्या कंपोजिशन है और अभी कैसे इसकी भूमिका, मतलब जब तक आप करंट का इसमें डेटा नहीं जोड़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, तो आंसर उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो आप टॉपिक देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक बेसिस पूछे। फिर यहाँ राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति महोदय और गवर्नर जो राज्य में होते हैं, इन दोनों का क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में बीपीएससी पूछता है। वो भी काफ़ी टफ लेवल का उसको बोल सकते, जब तक आपको समझ नहीं होगी तब तक आप नहीं बना सकते। हालांकि मैं इन सारे जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका मैं अलग से मॉडल आंसर लेके आऊँगा वीडियो। फिर यहाँ देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, केंद्र की ओर झुका हुआ है हमारा देश का फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम से भी क्वेश्चन बीपीएससी जो है ना कई बार पूछ रहा है। फिर आप जब यहाँ आएंगे, एक और 66 का ये प्रश्न है, हालांकि 67 का मैंने नहीं ले पाया। ये देखिए, संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पूछ दिया है कि ये स्वायत्त है या नहीं। दैट मीन्स क्या है कि पार्लियामेंट से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, सेंट्रल स्टेट से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपको। फिर देखिए, यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ गया, वो देखिए क्या कारण है। तो क्योंकि ये चीज़ें हमेशा देश में चर्चा में रहता है, क्योंकि क्षेत्रीय गठबंधन की सरकार क्यों बन रही, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी है, जब उसका बेस कमज़ोर होता है तो ये पार्टियाँ जो है ना रीजनल पार्टियों को जोड़ के सरकार बनाती है। आप देखिए यूपी में देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी कुछ लोकल दलों को लेकर बनाए हैं। बिहार में देखिए, सारी क्षेत्रीय पार्टी मिलकर सरकार बनाई है। तेलंगाना देख लीजिए, फिर आप जो है क्या कहते हैं, झारखंड में देखिए। तो रीजनल पॉलिटिक्स हमारे देश में एक बड़ा डोमिनेंट रहा है, इसलिए और आगे बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, हालांकि जो जैसे अभी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से क्या हो रहा है, भाजपा लीड भले ही कर रहा है, लेकिन भाजपा गठबंधन जो एनडीए है उसमें भी लगभग 20-25 से अधिक पार्टियां जो उसके साथ में है, और यूपीए में भी है जो अभी इंडिया गठबंधन। कहने में तो ये है कि रीजनल पॉलिटिक्स को ये देश इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बार बीपीएससी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बाकी न्यायिक समीक्षा देखिए, क्वेश्चन फिर पूछ दिया, ठीक है ना।
फिर ये राज्यों में असमानता के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए यहाँ संसद कैसे राष्ट्र एकीकरण में भूमिका निभाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप, हाँ फिर देखिए 2023 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब टॉपिक लगभग देख सकते हैं। यहाँ पे न्यायिक स्वतंत्रता गारंटी से लिया गया है, ये नालसा से क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है, फिर लोकल बॉडी से क्वेश्चन ले लिया गया है। यहाँ देखिए फिर वही संसदीय संप्रभुता कैसे हमारे देश और ब्रिटिश में तुलना करके, और ये बीपीएससी भी देखिए यहाँ पूछ चुका है। आप देखिए यहाँ बीपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछ सका ना कि इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और प्रकाश लेकिन भारतीय संसद की तुलना में ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जाती, क्योंकि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है किसी भी तरह का संशोधन एवं कर सकती, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई विशेष नहीं चलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप देखिए यूपीएससी और बीपीएससी का क्वेश्चन लगभग जो है ना अब एक लेवल पे टच कर रहा है। इसलिए मेरा सलाह एक बार ये भी होगा कि अगर आप मेंस बीपीएससी की तैयारी करें, पिछले लास्ट 5 साल का यूपीएससी मेंस का पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट में कुछ ज्योग्राफी हिस्ट्री का सेक्शन एक बार देख सकते हैं। लेकिन हाँ, पेपर सेकंड और थर्ड तो जरूर देख लें यूपीएससी का लास्ट 2, 3, 4, 5 साल का। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन और विधायकी कार्यों से पूछ दिया गया है। फिर आप यहाँ जब आएंगे तो ई गवर्नेंस से क्वेश्चन है, बीपीएससी भी ई गवर्नेंस क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। फिर यहाँ देखिए 103 संविधान संशोधन का क्या विशेषता है, 103, 101, 102, 103 अभी जो लेटेस्ट जो महिला आरक्षण बिल है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ठीक ना। फिर भारत में राज्य विधायिका महिलाओं के देखिए यहाँ पूछ चुका है, क्योंकि अभी बिल आ गया तो ये और भी पूछा जा सकता है बेहतर ढंग से। कहने का मतलब यहाँ यही है कि यूपीएससी और बीपीएससी के क्वेश्चन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा हमको कौन कौन सा एरिया पर फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं हालांकि इसको पहले वीडियो में बताया था कि क्या क्या टॉपिक बीपीएससी पूछता है। आप ये जो लगभग मैं यहाँ 10 टॉपिक आपको लिख के दिया हूँ, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे प्रस्तावना क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएससी फंडामेंटल ड्यूटी से एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री से क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी नहीं पूछा, लेकिन सीएम से पूछ चुका है। फिर विधायिका से वही क्या पार्लियामेंट का फंक्शन है, क्या संसद संप्रभु है या नहीं। न्यायपालिका से बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जुडिशल रिव्यू हो गया, ये सब पूछा जा रहा है। केंद्र संबंध से क्वेश्चन तो हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछ रहा है, लोकल बॉडी से पूछ रहा है, इलेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, और अदर में गठबंधन राजनीति हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, जो भी जाति धर्म की भूमिका है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब क्या सोर्स यूज किया जाए, देखिए मेरा सलाह एक बार क्या होगा, आप लोग क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी जो है इसको एक बार प्लीज़ रीड कर लीजिए। ये आपको मैं यहाँ पे जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे देखिए चुनाव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेटिव के बारे में, न्यायपालिका है, संघवाद है, अपने सरकार है, ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से बार प्लीज़ पढ़ लें। और बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, और इसी लैंग्वेज को आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है। फिर एक बुक है 12th क्लास का न्यू एनसीईआरटी में, समकालीन विश्व की राजनीति, मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना, मैं क्यों पढ़ने बोल रहा हूँ। जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो पहली बात देखिए 1945 के बाद जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जो कि 1990 तक चला। 1990 में रशिया का लगभग विघटन हुआ, उसके बाद अमेरिका का डोमिनेंट पूरे दुनिया में बढ़ गया। तो वही है कि दो जो पोलर था पूरे दुनिया में वो कैसे अंत हुआ, उसके बारे में कुछ देना है। ये आपको आईआर में थोड़ा सा बेस बनाएगा, ठीक ना। फिर अभी वर्तमान में कौन कौन से ऐसे जैसे कि देश है, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, जो पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। फिर अभी समकालीन साउथ एशिया, मतलब इसमें आपको जितने भी भारत के पड़ोसी देशों के बीच में संबंध बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया गया है, और आपको पढ़ेगा तो मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर को। बाकी अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ है, इसमें यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ना है, सार्क है, इसमें आसियान के बारे में पढ़ना है। फिर अभी जो पूरे दुनिया में किस तरह से सुरक्षा का जो मामला उठा है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल, इसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। बाकी पर्यावरण के बारे में मेरे ख्याल से एक बार इस बुक को आप रीडिंग कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो इसको एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। बहुत मोटी भी नहीं, आराम से इसको बैठ के ना एक दिन में मतलब पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास है कि नहीं हमको चीज़ें खत्म करना है। बाकी ये बुक जो है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है ना, ये बुक मैं क्यों पढ़ने बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको एक बेसिक यहाँ, जैसे कि आपको पता है कि देश जब आज़ाद हुआ था, उसके सामने आज़ादी के बाद हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या था, राष्ट्र को निर्माण करने की चुनौती था, वो पढ़ेंगे आप। फिर कैसे 3-4 लोकसभा चुनाव स्टार्टिंग का जो था उसमें कांग्रेस का प्रभाव रहा था। फिर हमारे देश में किस तरह से विकास की राजनीति हो, चाहे प्लानिंग 5 ईयर प्लान आया या जो भी चीज़ आया। फिर हमारे देश का विदेशी संबंध क्या रहा है, 1950 से लेकर लगभग अभी तक का चीज़ दिया गया इसमें। कांग्रेस जैसे कि इसमें आप पढ़िएगा, इमरजेंसी लगा है,
फिर गठबंधन की सरकार का कैसे कैसे क्या उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। फिर लोग हाँ यहाँ पे देखिए आपातकाल के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और यहाँ पिछले 20-30 वर्षों में देश की जो राजनीतिक कल्चर किस नए बदलाव ले रही है, ये आप यहाँ से आपको पढ़ने का मिलेगा। तो जब आप 3 बुक को पढ़ेंगे तो ये मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीएस पॉलिटी के सेक्शन में जो आपको जो 3 क्वेश्चन लिखना है तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। बाकी आप करंट के लिए एक तो या तो मेरा जो नोट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो विजन आईएएस का जो आता है 365 वो, और एक लक्ष्मीकांत सर की बुक देखिए, मैं यहाँ पे ये जो 5th एडिशन का इनका जो बुक आया है, ये देखिए मैं टॉपिक में टिक कर दिया हूँ। इन सारे टॉपिक को एक बार वीडियो पॉज करके, इलेक्शन है, इलेक्शन रिफॉर्म है, वोटिंग बिहेवियर है, गठबंधन की सरकार है, मतलब कि फिर प्रेफर ग्रुप है, नेशनल पॉलिसी है, फिर यहाँ पे आप देखिए पंचायती राज है, मैं यहाँ पे टिक कर दिया हूँ। तो आप जो है ना इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे टॉपिक को प्लीज़ इस बुक से भी कर लीजिएगा। देखिए लक्ष्मीकांत सर की बुक का हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ आप मतलब सेलेक्ट करके जो बार बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ लेंगे तो आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये एक तो एनसीईआरटी, दूसरा लक्ष्मीकांत सर की बुक। उसके बाद आप क्या करेंगे, करंट के मुद्दे को विजन आईएएस से या मेरे स्टडी मटेरियल से आप इसको आराम से जोड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद लिखने का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा, ठीक ना। अब थोड़ा समय ये तो हो गया कि क्या क्या आपको सोर्स यूज करना बता दिया। अब डे बाय डे कैसे अगले 60-70 दिन आप पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीज़ें आपको बेहतर ही मिलेगी इस वीडियो में। आप देखिए कुछ इस तरह का एक प्लान, ये मेरा प्लान है। अगर आपको इसमें कुछ और मॉडिफाई करना है आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ये है कि 2 महीने में कैसे मेंस के हर एक टॉपिक को आप 2 बार पढ़ के उसके कुछ आंसर को, एसे को भी लिख के डीआई सारा हो। हाँ लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं प्लान बनाया हूँ इसमें आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। अगर आप 69 या 70 मेंस की तैयारी करें, अगर 70 की तैयारी कर, थोड़ा सा इसमें आप इसी जो प्लान को 2-3-4 दिन आगे एक्सटेंड करके इसको कम से कम 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ एक बात देखिए कैसे कैसे आपको करना है, क्योंकि ये जो मैं प्लान बनाया हूँ 5 अक्टूबर को मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शुरू किया हूँ, जिसमें कि जीएस एसे का हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग है। हाँ इसमें आप अपने लेवल कुछ मॉडिफाई कर सकते। देखिए सिंपल, अगर आप देखिए पेपर सेकेंड करना पहले जरूरी है। और इसमें फिर बोलना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी का एग्जाम जो होता है जीएस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, 2 चीज़ हटा दीजिए, हिस्ट्री और आप डीआई हटा दीजिए। ये 2 टॉपिक छोड़ दीजिए, मतलब कि लगभग कि आपका 100 लगभग कि 14 मार्क्स को हटा दीजिए, सॉरी हाँ 114 मार्क हटा दीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं आपका वो क्या है कि सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स ही है। नहीं सॉरी, जो आपका ये जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री और डीआई जो होता है, हिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता है 38 मार्क्स का, मतलब हो गया ये 114 मार्क्स, और 72 नंबर का डीआई पूछता है। तो 186 या 85 मार्क्स को छोड़ दीजिए। बाकी जो 600 में जो आता है उसमें मेरे ख्याल से पूरा का पूरा करंट ही रहता है। अगर आप पेपर सेकंड देखिएगा, पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन और साइंस टेक भी कहीं ना कहीं करंट बेस ही पूछता है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा ही आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री तो कर स्टैटिक है, लेकिन हाँ वहाँ भी चीज़ें कभी कभी क्या होता है पूछता है कि जो कि करंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हालांकि मैं करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे एक प्लान तैयार कर सकते हैं। देखिए इंडियन पॉलिटी, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर्स आप अपने डेली रूटीन में रखिए, चाहे 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, करंट आपको पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना जरूरी है। और मैं न्यूज़पेपर अपने टेलीग्राम एक अलग ग्रुप बनाया हूँ न्यूज़पेपर का, जिसमें कि बिहार का, पूरे देश के, नेशनल, इंटरनेशनल, हिंदी एंड इंग्लिश, वो कौन सा टॉपिक पीटी का होगा, कौन सा मेंस का होगा, वो बता दिया हूँ। और पर डे उसका पीडीएफ बना के मैं शेयर करता हूँ, नीचे उसका लिंक दिया गया, उस ग्रुप को ज्वाइन करके उसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए 5 अक्टूबर से आज है, थोड़ा वीडियो लेट में अपलोड किया। जैसे में संविधान क्या है, इसकी क्या विशेषता है, प्रस्तावना क्या है, फंडामेंटल राइट क्या। हाँ देखिए इतना पढ़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे बहुत कुछ दे दिया, नहीं करना तो आपको है। फिर G20 बहुत अभी करंट में रहा है, और G20 का आपको करना पड़ेगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी G20 का मैं पूरा नोट्स दिया हूँ, आप उसको भी पढ़ के चीज़ें कर सकते हैं, G20 टॉपिक कर सकते हैं। ऐसे 16 अक्टूबर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, G20, फिर एक ऐसे का टॉपिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना, जैसे ऐसे मैं कराऊंगा। फिर 7 अक्टूबर में देखिए संसद कर सकते हैं, लोकसभा, विधानसभा,
CM PM कर सकते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत चर्चा में रहा, हालांकि बीपीएससी पहले भी आपको पूछ चुका है, फिर पूछने का चांस हो सकता है। फिर 8 अक्टूबर को आप राष्ट्रपति, गवर्नर, फिर एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम पढ़ सकते हैं, हर जितना भी जो इलेक्शन का चीज़ हमारे देश में हुआ है। फिर एक DI प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर संघाई का कोई करंट का टॉपिक कर सकते हैं। फेडरल सिस्टम केंद्र सम्मत को अच्छे से कर सकते हैं, फिर एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11 अक्टूबर देखिए यहाँ पे न्यायपालिका जितना भी टॉपिक है, चाहे जुडिशियल रिव्यू है, जो भी आराम से कर सकते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फिर करंट अफेयर्स का पढ़ सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का जो बहुत बर्निंग इशू रहा है उसको आप कर सकते हैं। फिर 12 अक्टूबर को राजनीतिक दल, फिर गठबंधन की सरकार, फिर DI प्रैक्टिस कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को आप गवर्नेंस, प्रेफर ग्रुप, कास्ट और धर्म की क्या भूमिका है, फिर एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को जो भी और विविध बच गया वो करंट अफेयर्स, और एक बार इस दिन जो भी आपने पढ़ा है रिवीजन कर सकते हैं। यानी देखिए जहाँ तक रिवाइज की बात है, पर डे भी रात में आधा घंटा जो दिन भर में पढ़े आपको रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे करके 15 अक्टूबर का आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं पॉलिटी और करंट अफेयर्स का। ऐसे करके अगर करेंगे ना तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए प्लान तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। बिना प्लान का अगर नहीं करें तो बहुत सब कुछ हो जाएगा तितर बितर, उसमें चीज़ें बेहतर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए लगभग 10 दिन में आप पूरा पॉलिटी एक बार अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फिर इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आप देख लीजिए 16 से लेके आप यहाँ पे 30 अक्टूबर लगभग यहाँ 15 दिन दिया आपको दफ़ा 2 सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसे देखिए 16-17 आप क्या करें, अक्टूबर को एग्रीकल्चर करंट अफेयर DI बना सकते हैं। 18-19 को इंडस्ट्री पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री में सारे MSME हो गया, सबको जितना प्रीवियस ईयर देख के एक बार तैयार करना पड़ेगा। हालांकि मैं टॉपिक्स का बता दूंगा अच्छे से भी। 20-21 का ये देखिए टॉपिक आपका गरीबी है, बेरोजगारी है। फिर 22 अक्टूबर का इकोनॉमिक प्लानिंग है। 23 अक्टूबर का जो सेवा क्षेत्र है या ट्रेड पॉलिसी है या करंट अफेयर कर सकते हैं। 24 अक्टूबर यहाँ देखिए टॉपिक दे दिया गया है। 25 को टॉपिक दे दिया गया है। 26 का देखिए बिहार इकोनॉमी कर सकते हैं। 27, 28, 29 इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर को ऐसे करके एक फुल लेंथ आप टेस्ट दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ कराऊंगा। ऐसे करके आप साइंस टेक में देखिए कि लगभग यहाँ 8 दिन का एक प्लान करके स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पोल्यूशन, क्या साइंस का रोल है अलग अलग चीज़ों में, जैसे बाढ़ सूखा में बहुत कुछ है, मेक इन इंडिया में, स्मार्ट सिटी में वो कर सकते हैं। फिर IT का क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके फिर 9 तारीख को आप एक फुल एंड टिप दे सकते हैं। हिस्ट्री में भी यहाँ आप लगभग 10-11 दिन का प्लान कर सकते हैं, जैसे कि 10 और 11 नवंबर को रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर ट्राइबल्स मूवमेंट या ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 12-13 जितना भी नेशनल जो राष्ट्रवाद का विकास इंडिया में हुआ है उसमें गांधी जी की जो भूमिका है, चाहे स्वविनय है, वह सहयोग है, भारत छोड़ो में, खासकर बिहार की क्या भूमिका रही वो पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, प्रेस DI प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर, या पाल कला हो या मोर कला हो, गुप्त कला हो, जितना भी आर्ट एंड कल्चर है बिहार में वो सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी 18 तारीख को यहाँ पीजेंट मूवमेंट कर सकते हैं। 19-20 को जितना भी गांधी जी का थॉट है, विचारधारा है, नेहरू जी का, टैगोर जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, लोहिया जी का, सबको कर सकते हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स आप डील रखेंगे, कॉमन रखेंगे, वो आपको 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। और करंट को आप एस्थेटिक पार्ट से जोड़ेंगे, यही एक तैयारी का बेहतर तरीका हो सकता है। बाकी देखिए टेस्ट और आंसर राइटिंग करना बहुत ही जरूरी है। आप नॉलेज तो ठीक है मेंस में रहना चाहिए, लेकिन हाँ नॉलेज के साथ साथ आपको लिखने का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, कैसे एग्जाम हॉल में इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक ना। बाकी अगला जो 22 नंबर से लेके आपका 10 दिसंबर बचेगा, इसमें फिर से उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, आंसर लिखिए, टेस्ट दीजिए, चीज़ें करते चलिए। तो ऐसे करके आप मेरे ख्याल से 60-65 दिन में मतलब कि मेंस का एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। जिनका 70 है वही आप इस चीज़ को 1-2 दिन एक्स्ट्रा सब टॉपिक में देके लगभग 3 महीने में कर लें, लेकिन कर लें इस पूरे जो दिसंबर 31 दिसंबर आते आते चाहे 60 जो 70 मेंस देने वाले हैं, एक बार सारा मेंस का सिलेबस जरूर से जरूर कर लें। और जिनका 69 दे रहे हैं वो तो अगले 10 दिसंबर तक इन सब को आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं जो मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए, इसको मैं डिस्कस करूँ। देखिए सबसे बड़ी बात समझना ये है, बीपीएससी में अब 2 तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है GS में। पहला तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको अगर जब GS पेपर सेकेंड की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन ये आपका रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट का उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर, ठीक ना। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 × 60 कीजिए मिनट, कितना हो गया 180 मिनट आपके पास टाइम है। क्वेश्चन कितना रहेगा, समझ 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 22 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। उसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें तो 5 रहेगा, इसको 5 से डिवाइड कर 22 को 5 से जब डिवाइड करेंगे आपके पास 4 पॉइंट मतलब कि आपके पास मोटा मोटी 4 या 5 मिनट के आसपास टाइम है। अब ऐसा तो नहीं कि आप फिर
जैसे क्वेश्चन देखे लिखना शुरू कर दिए। 68 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने में 1 मिनट लग रहा था। इसका मतलब ये है क्वेश्चन शॉर्ट रहे या लॉन्ग रहे, आपको समझना तो पड़ेगा ना। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ कैसे होगा। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट आंसर को लिखने के लिए आपके पास, मतलब मान लेता हूँ कि आप बहुत ही तेज़ हैं, एक बार में क्वेश्चन को समझ गए, 4 मिनट मिला, 4 मिनट आपको एक शॉर्ट आंसर को लिखने का टाइम मिल रहा है। और 1 मिनट में कोई भी कितना भी आप स्पीड लिखिएगा ना, 20 से लेके 25 वर्ड नहीं लिख सकते। आप देख लीजिए, अगर 30 वर्ड लिखते तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अभी मेंस जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो देखिए कि 1 मिनट में एवरेज आप कितना वर्ड लिख पाते हैं, क्योंकि ये अगर अभी से हैबिट रहेगा तो एग्जाम हॉल में बहुत फायदा देगा आपको। तो मान लेते हैं आप 20 से 25 वर्ड एवरेज लिखते हैं, ओके, तो 4 मिनट मिलेगा, कितना लिखेंगे, 80 से लेके 100 वर्ड लिखेंगे। तो मेरा कहना क्या है कि शॉर्ट आंसर जो बीपीएससी में पूछेगा उसमें आप 80 से 100 वर्ड तक लिख सकते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि 200 वर्ड लिख लो, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 8 में से 3 क्वेश्चन छूटना तय है। 68 में ये हो चुका और मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहा हूँ कि 200 वर्ड शॉर्ट में नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे तो क्वेश्चन छूटना तय है। और क्वेश्चन छूटने का मतलब ये है सिलेक्शन का चांस कम होना। ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी और जगह कुछ बता रहे होंगे कि नहीं 200 वर्ड लिखो, 300 वर्ड लिखो शॉर्ट में, लेकिन बाकी उनकी इच्छा है। लेकिन मेरा जो कहता है एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमको कोई गलत नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में आपको 22 मिनट मिल रहा है। और लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन को समझने में, उसके आंसर को फॉर्मेट करने में मेरे ख्याल से कम आपको 1 से 2 मिनट आराम से लगेगा। जब तक आप मेंस में क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, उसका आंसर फॉर्मेट वहीं एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे, तब तक आप आंसर सही ढंग से लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन रटा नहीं आ रहा है। अब वहाँ आपको फ्रेम करना ही पड़ेगा। फ्रेम करने में कम से कम आपको 2 मिनट लगेगा। इतना मैं कह रहा हूँ, 1.5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन लगेगा टाइम। अगर 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए, तो 20 गुना कितना करेंगे, 20, तो लगभग आपको 400 वर्ड यहाँ भी आप लिख पाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 400 शब्द में मोटा मोटी लिखेंगे, 420 भी हो सकता है, 430 भी हो सकता है, लेकिन 400 के अराउंड करेंगे। और शॉर्ट आंसर आप 80 से लेकर 100 के बीच में करें। एक और बताता हूँ, 68 बीपीएससी मेंस में कॉपी पर ही क्वेश्चन लिखा हुआ था और स्पेस भी दिया गया था। जैसे मान लेते हैं ये पहला पेज है, ठीक, ये फर्स्ट पेज ऐसे निकाले, यहाँ क्वेश्चन लिखा रहता था और यहाँ आपको स्पेस दिया रहता था। तो शॉर्ट आंसर में 2 पेज था, एक पेज ये, एक पेज पीछे। शॉर्ट में 2 पेज था, उसी 2 पेज में लिखना। लॉन्ग में आपको 5 पेज था। ऐसे क्वेश्चन है लॉन्ग में, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, 1 पेज, फिर नीचे होगा 2 पेज, ऐसे करके 3 पेज, ऐसे करके 4 पेज, ऐसे करके 5 पेज आपको दिया रहता था। मतलब ये है कि आपको इसी 2 पेज शॉर्ट में और 5 पेज लॉन्ग में आपको आंसर लिखना है। तो बस 80 से 100 वर्ड शॉर्ट में जाइए और 400 के आसपास लॉन्ग में जाइए। डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट जितना बनाएंगे आपका आंसर उतना ही अच्छा होगा। और मैं समय समय पे इन सब चीज़ों का डिस्कस इस टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पर भी, जिसमें को टाइम मिलेगा मैं करता रहूँगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बता दिया कैसे क्या करना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं, संविधान से आप क्या समझते हैं। भारत के संविधान में इस सिद्धांत को जो कौन कौन सा चीज़ें हाईलाइट करा है, उसके सारे उपबंधों का वर्णन करें। ये 63rd में क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है इस टॉपिक से। हालांकि ये मैं शॉर्ट दिया हूँ, जो आपको भी मॉडर्न फर दिखेगा, कुछ मैं लॉन्ग टाइप का बना के दिया। अगर लॉन्ग में कभी बीपीएससी पूछे तो आपका वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संविधान क्या है। देखिए मैं जानबूझ के, आज चूँकि फर्स्ट डे था, मैं जानबूझ के क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा डाउन रखा हूँ। हाँ, लेकिन जो करंट का क्वेश्चन G20 का दिया हूँ, वहाँ तो क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया हूँ, ठीक ना। मेरा बस टारगेट ये यूपीएससी के मतलब बराबर जाके बीपीएससी मेंस का मैं तैयारी कराऊँ, ठीक ना। बाकी ये संविधान के क्या विशेषता, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सोशल मीडिया किस तरह से अपना रोल दायरे को व्यापक कर दिया व्यक्ति की आज़ादी में। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही कह सकते हैं। कैसे अभी जैसे कि मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कैसे आपका जो आज़ादी है व्यक्ति, कैसे इसके मतलब कि एरिया को व्यापक किया है। फोर्थ क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके संक्षेप में लिखना। 4 यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। और एक देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में जो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी का क्या मतलब है, इसके संबंधित जो भी प्रावधान वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट और भारतीय पार्लियामेंट
इस दिशा में क्या प्रयास किया, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। अब आइए पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं दोनों मीडियम को एडजस्ट कर दिया हूँ। जिनका इंग्लिश मीडियम होगा आप इधर देख लेंगे। हाँ देखिए, मैं जो मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूँ वो गूगल ट्रांसलेट नहीं होता है। जो मॉडल पेपर तैयार होता है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लोग करते हैं, जो यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस इंटरव्यू दिए रहते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ जो मेन क्वेश्चन का डिमांड है वही लिखा जाता है, ठीक ना। जाइए देखिए, पहला क्वेश्चन जो सिंपल है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं या संविधानवाद से क्या समझते हैं। तो अगर इसको आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर इसको आप 80 से 100 वर्ड में लिख रहे हैं, आप सिंपल क्या करेंगे, एक ये देखिए आपको यहाँ डिफिनेशन दिख रहा होगा कि संविधानवाद शासन का वह पद्धति या सिस्टम है जिसमें जनता की आस्था, मूल्यों, आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही शासन किया जाता है और संविधान के द्वारा ही शासक वर्ग को नियंत्रित किया जाता है ताकि व्यवहार में शासक वर्ग निरंकुश ना बनकर जन इच्छा के अनुसार ही शासन करता रहे। संविधान और सरकार संविधानवाद के आधार स्तंभ है। मतलब कि देखिए, अगर किसी भी थॉट के पीछे अगर ये टर्म आ जाए, लिज्म या वाद आ जाए, तो सिंपल समझिए कि आप उस रंग का चश्मा पहने। अगर आप ब्लैक रंग का चश्मा पहने, दुनिया क्या दिखेगी, ब्लैक दिखाई पड़ेगी, रेड रंग में रेड दिखाई पड़ेगी। उसी तरह अगर आप संविधान वाद की अगर बात कर रहे हैं तो किसी देश की शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ पे चलना, संविधान में जो बातें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग चलना, उसी को हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, संविधानवाद बोलेंगे। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों या अंबेडकर जी हों, गांधी जी, लोग क्या चाहते थे, देश का एक संविधान बने और देश का शासन उसी के अकॉर्डिंग चले। मतलब कि ये लोग कहीं ना कहीं एक तरह संविधानवादी भी थे। आप ऐसे भी करके अपने एग्जाम आंसर को अच्छा कर सकते हैं। अगर शॉर्ट लिखेंगे, आप एक परिभाषा ये लिखेंगे लगभग जो भी 40-50 वर्ड का है, और दूसरा आप सीधे जो संविधानवाद में जो मेन जो इसका जो बेसिक थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, रूल ऑफ लॉ है, ये आप डालेंगे। यहाँ भी यहाँ दे दिया गया है, आप इसको शॉर्ट में इतना लिख के, 80 वर्ड वाले में इतना लिख के अंतिम में हाँ कि इस तरह से जो है ना हमारे देश में वो सारे संविधान सारे प्रोविज़न है जो कि कहीं ना कहीं संविधानवाद को बताता है। अतः आवश्यकता है कि देश के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन चीज़ों पर ध्यान दें। ये शॉर्ट बता रहा हूँ, 80 वर्ड बता। हाँ अगर यही अगर लॉन्ग पूछ देगा तो जितना भी आपको दिख रहा होगा, आप सारा संविधानवाद को अच्छे से डिफाइन 2 पैराग्राफ में कर सकते हैं, नो डाउट है। फिर इसमें क्या क्या मेन इसके एलिमेंट है उसको यहाँ फ्लोचार्ट में दिखा दीजिए। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। फिर इसके सारे कंपोनेंट को दिखा दीजिए कि जो लिखित संविधान है ये सब पूरा इसके दिखा दीजिए। हाँ जब लॉन्ग लिखेंगे तब शॉर्ट में इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पॉज करके, इन सब बहुत आसान है, बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कि लिखित संविधान है, उत्तरदायी सरकार है, विधि का शासन है, फंडामेंटल राइट है आपको 6 हमारे देश के संविधान में, फिर आपका शक्ति संतुलन है, फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लचीला कठोर है, ठीक ना, केंद्र संबंध है। इस तरह से आप करके चीज़ों को जो है ना कर सकते हैं। और यदि अंतिम अगर निष्कर्ष आपको लिखना है, इस पर कहा जा सकता है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है, यह संविधान का आदर्श मूल्यों के साक्ष्य रूप में प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। और देखिए शॉर्ट जो क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत अधिक भूमिका या निष्कर्ष लिखने का गुंजाइश नहीं रहता है। 80-100 वर्ड में कितना भूमिका, हाँ 10 वर्ड का या 12-15 वर्ड का एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन और शॉर्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेकिन हाँ मेनली आप जो क्वेश्चन पूछा है उसी पर अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि संविधान की प्रस्तावना और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें देखिए क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको हाँ तो ये जो हमारे देश का जो प्रीएम्बल है उसका मतलब क्या है, तो आप दिखा देंगे कि एक कहीं ना कहीं ये हमारे जो प्रस्तावना है इस बड़े संविधान का एक आईना या सार या रूप है, ठीक ना, जिसमें देश का जो बेसिक जो फिलॉसफी है, जो दर्शन और संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, उसका कहीं ना कहीं हमको इमेज दिखाई पड़ता है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना उन लक्ष्यों, आदर्शों, उद्देश्यों को इंगित करती है जिसकी स्थापना संपरिवर्तन के समय रचना होती है। बाकी वही है कि N.A. पालकी वाला जी कहे थे कि ये हमारे देश का आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ऐसे करके यहाँ भी इसको देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था उसी को बाद में प्रस्तावना बना लिया गया था। आप ये भी अगर जिक्र करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब सीधे फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है, सोर्स का काम करता है,
फिर ये नेचर इसमें बताता है कैसे हमारे देश का नेचर होगा, फिर संविधान का उद्देश्य बताता है, लक्ष्य बताता है, एक मार्गदर्शक का रूप काम करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकल के आता है, और संविधान में अगर कोई बात कहीं अगर यहाँ क्लियर नहीं है यहाँ उसकी व्याख्या भी क्लियर होती है, ठीक है ना। वही विद द पीपल ऑफ इंडिया है, ये पता चलता है हमारा क्या नेचर है हमारे देश का, वो बताता है यहाँ पे। फिर ये हमारे देश के नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम देता है, ठीक है ना। और ये हमारे देश के संविधान या को एक दिशा दर्शन देता है, ठीक है ना। वही है, स्वरूप बताता है, उद्देश्य बताता है, जहाँ उपस्थिति बताता है। और सबसे अब अंतिम में देखिए इसका कैसे निष्कर्ष क्या लिखें, देखिए निष्कर्ष 10 वर्ड का भी हो सकता है, 12 वर्ड का, लेकिन ये आपके लिखने के हैबिट पर डिपेंड करता है। मेरा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है मैं बस यही प्रयास करता हूँ कि आपको लिखने में बेहतर बना दिया, चाहे भूमिका के लेवल पे हो, बॉडी पार्ट के लेवल पे हो। हाँ, लेकिन आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। मैं सब कुछ बना बनाया दे दूंगा, लेकिन हाँ जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने हाथों को दर्द नहीं देंगे, अभी से लेके अगले 2 महीने तक आपको कई लाख वर्ड लिखना पड़ेगा, तब जाके आप 900 में जो है ना अच्छा मार्क्स ज्ञान पर कर पाएंगे। और ऐसे में तो आपको मेरे ख्याल से एग्जाम से पहले 50 ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, घर में लिखिए या टेस्ट दीजिए, ठीक ना। मेंस में लिखना ही एक बड़ा विकल्प है मेरे ख्याल से, बाकी नॉलेज भी चाहिए, ठीक। अब देखिए अंतिम यहाँ वही आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार प्रस्तावना वर्तमान राजनीतिक परिवेश में प्रासंगिक है जो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच को प्रतिबिंबित करता हुआ लिखा है। हेंस यू कैन दैट प्रेम्बल इज द क्रूशियल रोल इन द, तो वही है मोटा मोटी क्या है कि आप 10 या 12-15 वर्ड में भी ऐसे करके निष्कर्ष को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि संविधान क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन आसान भले ही हूँ, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना यही शॉर्ट आपको 200 वर्ड में लिखने का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 80 से 100 वर्ड में लिखना है। कैसे अपने कलमों को रोकेंगे, ये लिखने से ही होगा। बस वही कि पहले आप बता दीजिए कि संविधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ए सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल है, जहाँ पे सारे पर्सन देश के जो एक बेसिक बात पर एग्री करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग देश क्या होता है चलता है। मेन फंक्शन दिखा सकते हैं 1, 2, 3 में, ठीक ना। और जितने भी साइलेंट फिजिक्स जितना आपको याद है लगभग 8-10 जो भी है, आप ऐसे करके इसको ना एक खाली मतलब पॉइंट वाइज इन्हें कहा, इसका अलग से आपको वर्णन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि शॉर्ट आंसर है। अगर वर्णन करेंगे तो ये क्वेश्चन 400 वर्ड में हो जाएगा। नहीं, अपने कलम को रोकना है, जितना क्वेश्चन है, जितना नंबर है, जितना टाइम है उतने ही लिखना है। ज़्यादा करेंगे मामला गड़बड़ हो सकता है। बाकी ऐसे करके आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, संविधान में क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे एक विशेषता लिख सकते हैं, ठीक ना। और अंतिम में एक यहाँ निष्कर्ष करके आंसर को खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर यही लॉन्ग होगा तब इसको अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ है, आप जब इसको देखेंगे तो हालांकि हो सकता है कि इसमें 100 वर्ड हो जाए हमारे वाले में, क्योंकि मॉडल आंसर होता है। जानबूझ के 10, 20, 30 वर्ड में अधिक लिखवा देता हूँ ताकि कि कंटेंट के लेवल पर आपको कमी ना, लेकिन आपको ये 80 से 100 वर्ड में लिखना पड़ेगा। और इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको यहाँ पे ये आपको टाइपिंग किया हूँ मैं लाया हूँ, तो मेरा हैंड रिटन भी है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स मॉडल आंसर ये फायदा होता है कि आपको एग्जैक्ट पता चलता है कितने पेज में लिखना है। तो मैं टेलीग्राम पे इसका हैंड रिटन जो लिखा गया वो भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बाकी हर एक चीज़ मैं प्रिंटेड फॉर्म में तैयार करवा लिया हूँ, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना अच्छा है, बीपीएससी इस तक कई क्वेश्चन पूछ चुका था, मैं इसको अच्छे डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान में जहाँ जस्टिस है, लिबर्टी है, समता का क्या मतलब है, संविधान उपबंध का वर्णन करें, और सुप्रीम कोर्ट ने या देश के पार्लियामेंट ने इस दिशा में क्या प्रयास किया, ये आपको लिखना है। 64 में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके पहले भी कई क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रस्तावना एक अच्छा टॉपिक है बीपीएससी में पूछने का, बहुत मतलब अल्टरनेट नहीं तो, लेकिन हाँ 1-2 साल में पूछ देता है। उसके सारे की एलिमेंट को आप पढ़ लेंगे, उसका क्या मतलब है आपका वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका आप सोचना पड़ेगा क्या हम भूमिका क्या लिखेंगे, कैसे बॉडी पार्ट, मतलब कि आपको आंसर को फॉर्मेट करना पड़ेगा। और ये आपको आंसर का फॉर्मेट एग्जाम हॉल में या यहाँ भी करें, यहाँ करना पड़ेगा। 400 वर्ड आपको मोटा मोटी लिखना है, ठीक ना। क्वेश्चन में कितने पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट का मतलब बताना है, सेकेंड पार्ट में इसका कहाँ कहाँ प्रोविजन वो दिखाना है, और सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट क्या प्रयास किया वो भी दिखाना है। मतलब 3 पार्ट इसमें मोटा मोटी है। आपको क्या करना, लगभग 40 वर्ड मान लीजिए भूमिका में, लगभग 40 वर्ड आपको चला जाएगा कहाँ, निष्कर्ष में। 70-80 वर्ड तो आपका गया भूमिका निष्कर्ष में, बाकी लगभग 320 या 340 शब्द बचेगा। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लगभग जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी को दिखाने, इसका डिफिनेशन दिखाने में आपको लगभग समझिए 150 वर्ड चला जाएगा। बाकी जो इधर जो कहाँ कहाँ प्रावधान है इसमें भी लगभग आपको समझिए 120 वर्ड जाएगा। बाकी जो शब्द बचेगा 50-60 कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट प्रयास किया उसमें लिखेंगे। तो ये आप एग्ज़ाम हॉल में आपको ये फ्रेम बनाना पड़ेगा, या जब आंसर राइटिंग करें तो तभी करें, ये आपको हैबिट में आ जाएगा। और
इससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं छूटेगा, मार्क्स ज़्यादा मिलने का आपको चांस रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए हो गया डिफाइन। अब यहाँ पे आप एक क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि ये क्वेश्चन मोटा मोटी समझिए कि प्रस्तावना से ही है, तो आपको थोड़ा सा वही संविधान का क्या मतलब यहाँ लिख दिया हूँ कि संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वाहक होती है, जबकि प्रस्तावना उस संविधान की परिचायक जो संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता या संविधान में और भी फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी में भी ये सारे एलिमेंट हमको दिखाई पड़ता है, जो कई अनुच्छेदों के माध्यम से निकल कर सामने आया। ये भूमिका लिख देंगे। बाकी यहाँ वही सेम टू सेम है, प्रिम्बल जो कहीं ना कहीं हमारे देश का एक परिचय होता है, ठीक ना। उसके बाद कब इसको अपनाया गया है, और इसमें कई सारे की एलिमेंट हैं जो मेनली भूमिका लिखने के बाद आप सीधे इसका जो मेन जो पार्ट है वो लिखाएंगे। जैसे कि अब यहाँ दिखाएंगे न्याय। देखिए कई लोग क्या करते हैं, न्याय के डिफिनेशन को लेकर आपको जस्टिस को परिभाषित करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए न्याय क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार। यहाँ देखिए जस्टिस में ये है, हालांकि इसको और भी चीज़ें एलिमेंट इसमें जानबूझ के लिख देता ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अब जस्टिस का आपको मतलब बताना पड़ेगा। जस्टिस में भी 3 तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ देखिए आपको तीनों लिखा। इसका भी मतलब देखिए मैं बता दिया। मतलब न्याय का मतलब सिंपल सा क्या है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, ठीक ना। आप सोशल जस्टिस को देखा, इसका मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहाँ जाति, धर्म, वंश पे कोई भेदभाव ना हो। फिर यहाँ अगर आपको किसी का कोटेशन अगर याद है तो आप अपने आंसर में पुट करें, 1-2 नंबर मिलने का चांस होता है। फिर आर्थिक न्याय के बारे में बात कर दीजिए, न्याय और कहाँ कहाँ इससे फंडामेंटल राइट में कहाँ कहाँ है, डीपीएसपी में कहाँ है, जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में है, 38 में है, 39 में, जो भी इससे संबंधित आपको आर्टिकल दिखाई पड़ता है वो आप ऐसे करके लिख देंगे टू द पॉइंट, ठीक ना। अब इसमें जो है क्या एफर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट और संसद ने, जैसे कि इंदिरा साहनी केस आया था आरक्षण को लेके, फिर ईडब्ल्यूएस का लिख सकते हैं, लैंड रिफॉर्म हुआ है, और अभी जो जातीय जनगणना बिहार सरकार किया है, कहीं ना कहीं अगर इसका सही दिशा में प्रयोग किया है तो एक बेहतर सोशल जस्टिस हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये लिख सकते हैं। अब दूसरा पार्ट इसमें जो आपका क्या हो गया, स्वतंत्रता या लिबर्टी। तो स्वतंत्रता की हम मतलब को बताएंगे आपको, किसी तरह की रोक टोक नहीं होना, या वही चीज़ है लिबर्टी मतलब ये है किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन का अब्सेंस होना, ठीक ना। इसमें विचार, अभिव्यक्ति सब कुछ आ जाता है, ये दिखा देंगे। फिर इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, आर्टिकल 19 है, 21 है, 20, 25 से लेकर 28 तक है, यहाँ दिखा देंगे। तो जो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, कुछ आपको फैक्ट चाहिए, मतलब कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक ना। तो कुछ आपको याद भी रखनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन से ही पता चलता है, ठीक ना। बाकी इसका सुप्रीम कोर्ट का प्रयास, आप जो भी कई सारा जजमेंट आया है, जैसे मेनका गांधी विवाद आया था, मानवीय जीवन के साथ, मानवीय गर्भ से जीने का अधिकार है, आर्टिकल जैसे कि 21 में कई जजमेंट है वो दिखा सकते हैं। जब आप इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे वही किसी तरह का विशेषाधिकार नहीं होना। जैसे कि आप फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या था, फर्स्ट स्टेट को कई तरह का प्रिविलेज या विशेषाधिकार दिया था, थर्ड स्टेट को कुछ नहीं था। तो वही चीज़ है, हमारे देश में सब बिल्कुल नहीं, सब बराबर है, तो दिखा देना पड़ेगा। बाकी अमेरिका घोषणा पत्र में जो कहता है दिखा सकते हैं। बाकी इसके 3 आयाम, नागरिक, आर्थिक और दिखा सकते हैं। और जहाँ जहाँ मेन फंडामेंटल राइट में कहाँ कहाँ डीपीएसपी में, जैसे आर्टिकल 14 है, 18 है, 23 है, 24 है, 38 है, 39, ये दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ इक्विटी से संबंधित सारे जो प्रोविजन है, जो उपबंध है, आप यहाँ दिखा सकते हैं। बाकी अंतिम में सुप्रीम कोर्ट चाइल्ड लेबर ख़त्म किया है, बाकी जो है ना बंधुआ मजदूर को ख़त्म किया है, SC/ST का काम किया गया है। तो ऐसे करके यहाँ भी आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया गया, तो आप इसको एक बार वीडियो पर दे सकते हैं। अब अंतिम में आप निष्कर्ष में यही लिखेंगे कि इस प्रकार अगर निष्कर्ष कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता जैसे सिद्धांतों को शामिल कर कल्याणकारी और लोकहितवादी राज्य की आधार रखी है। इस दिशा में 75 वर्षों में बेहतर प्रयास हुआ है, परंतु देश में आज भी धर्म, जाति, स्थान आदि के नाम पर कुछ समस्याएं मौजूद है। अतः यहाँ के सभी नागरिक समाज, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को मिलकर कार्य करना पड़ेगा ताकि गांधी जी के सपनों का भारत बन सके। अब देखिए ऐसा निष्कर्ष मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अगर आप निष्कर्ष पढ़ेंगे तो बहुत ही, एक तो फ्यूचर का भी बात लिख दिया गया, कुछ अभी जो वर्तमान में इशू उसको भी शामिल कर दिया। ये कब होगा, ये लगातार लिखने से होगा, एक दिन में नहीं होगा, इसलिए आंसर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है ना कुछ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, मैं उसका इसमें पेज एडजस्ट नहीं कर पाया, मैं भूल गया, उसको मैं बता देता हूँ इसको कैसे आप लिखेंगे। जो सोशल मीडिया का क्वेश्चन है, तो यहाँ आप देख लीजिए, क्वेश्चन का जो मेन डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको 80 से लेकर 100 वर्ड में क्या बात लिखेंगे, कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर सकते
हैं। तो ये क्वेश्चन हाँ यहाँ पे सोशल मीडिया ने किस प्रकार अभिव्यक्ति के दायरे को व्यापक किया है। हालांकि क्वेश्चन आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत ये है इसको आपको 80 से लेकर 100 वर्ड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सिंपल आर्टिकल 19 का जिक्र करेंगे। आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की देता है आज़ादी, जहां आप लिखकर बोलकर अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी जब से इंटरनेट का ज़माना आया है तो कई तरह के सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर अब जो है ना अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का तरीका बदल गया है। पहले लिख कर बोलकर, अब आप वीडियो बना सकते हैं, किसी भी सोशल इशू को देश की जनता के सामने रख सकते हैं, कई तरह के मूवमेंट का भी जिक्र यहाँ आप कर सकते हैं। मतलब कि अब जो है ना आपको अपनी बातों को कहने का, किसी चीज़ का विरोध करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया है। जैसे कई सारे महिलाएं, जो महिलाओं का मूवमेंट हुआ है, आप उसका जैसे मीटू मूवमेंट था, वो कहाँ से आया? वो तो सोशल मीडिया ही ने स्टार्ट किया। आज देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है कहीं भी देश दुनिया में, सोशल मीडिया एक बड़ा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। हाँ, लेकिन इसका एक दो निगेटिव इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे कि इसी के आड़ में हम लोग क्या करते हैं, हेट स्पीच हो जाता है। जितने भी रैली देखिएगा नेता लोग हेट स्पीच कर देता है। फेक न्यूज भी यहाँ फैल जा रहा है, जिससे दंगे की स्थिति आ जा रही है, दो समुदाय के बीच लड़ाने की बात भी आ जाती है। अतः इसमें सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक बेहतर टूल्स है, बेहतर प्लेटफॉर्म है, बट रेगुलेशन भी अति आवश्यक है ताकि देश की एकता अखंडता बनी रहे। बात खत्म। ऐसे करके आप आराम से देखिए लिखेंगे ना, हो जाएगा। हालांकि ये जो मैं बोल रहा लग रहा होगा आपको आसान, लेकिन लिखने से होगा, ठीक है, करने से होगा। ऐसे से सोचने और बैठने से बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। बाकी मेंस के रिगार्डिंग एक आज 5 अक्टूबर को मैं बैच शुरू किया हूं, जिसमें कि अगले 60 दिन तक मेरा ये कोशिश होगा कि लगभग 400-500 जीएस का, साथ ही साथ एसे का भी जो है ना प्रैक्टिस कर दिया जाए। अगर जिनको जुड़ना है, लगता है कि ये मेरा प्रोग्राम बेहतर है, तो आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपका जीएस, एसए, डीआई, साथ ही साथ जो भी टेस्ट से हम प्रोग्राम करेंगे वो भी आपको इसमें एसेस करने का मौका मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे जो है ना, जो भी नोट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स पॉलिटी का मैं कल ही नोट्स शेयर किया था, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही। और जो मैं नोट्स बनाया हूँ, देखिए बनवाया हूँ, इसमें देखिए खासियत अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इसमें ये किया हूँ कि टॉपिक तो खैर मैं जैसे कि लिख दिया हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर टॉपिक है, क्यों खबरों में रहा था, और यहाँ से क्वेश्चन 68 में पूछ चुका है बीपीएससी। सेम टू सेम यही लाइन देखे कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने जो बेसिक स्ट्रक्चर पर जो सवाल उठाया था, और न्यायिक नीति आयोग पर भी वही से टॉपिक बनाया गया है। और क्या होता है सिद्धांत, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कितना कितना इसमें केसेस हुआ, कि इसका क्या बेसिक एलिमेंट है, ये सारे बात, मतलब कि क्या इसका इंपॉर्टेंस हमारे देश में है, इसकी आलोचना क्यों की जाती है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, निष्कर्ष, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी से टॉपिक से आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिया गया। मतलब कि इस जो नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर मैं करवाया हूँ ताकि ये समझिए एक तक आपका मॉडल आंसर ही हो गया। आप इसको जब पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आगे जब आ जाएंगे तो और भी टॉपिक, जैसे EWS करेक्शन दिया गया है, फिर आगे इसमें आएंगे तो हाँ, जो कास्ट सेल्फ काफ़ी चर्चा में रहा, यहाँ काफ़ी अच्छे से लिख दिया गया। इतना आपको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अगर इसको पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा मेंस में, तो मेरे ख्याल से नहीं छूटना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ फिर प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ना 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे करके सेम टू सेम चीज़ें मैं इंग्लिश मीडियम में भी करा दिया हूँ, क्यों न्यूज़ में रहा है। क्या इसमें यहाँ भी देखिए, आप देखें 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे दिया गया है। तो चीज़ें दोनों हिंदी इंग्लिश में तैयार कर लिया गया। अगर आपको बेहतर लगता है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही यहाँ देख सकते हैं G20 का हिंदी और इंग्लिश में पूरा पर नोट्स दे दिया गया है। इसी का G20 का आज ये वन नेशन वन इलेक्शन का भी मैं शेयर कर दिया था। और यहाँ जो क्वेश्चन G20 का, इसका मैं डिस्कस रात में कर दूंगा। ये जो क्वेश्चन दिया हूँ कैसे इसको लिखा जाए, यहाँ देखिए G20 का 4 शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हूँ, ये आपको इसका मैं डिस्कस कर दूंगा। और लॉन्ग का भी इसको पहले मैं G20 टॉपिक अच्छे से बताऊंगा पूरा डिटेल में, क्या उसमें उसका परिणाम रहा है, क्या कैसे है। फिर मैं इस चारों शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग को अच्छे से मतलब वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बाकी इंडियन पॉलिटी का देखिए पहले दिन का क्वेश्चन
मैं यहाँ शेयर किया था, ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, एक जो चीज़ मैं बोल देखिए, अशोक चौधरी जो मंत्री है शायद बिहार सरकार में, इनका है कि सूप दूसरे छलनी के जय में 72 छेद। हालांकि मैं इस तक पहले भी बिहार का मुहावरा इस तरह दिया था, मतलब ये है कि सूप दूसरा छलनी का मतलब कि छलनी जो हम लोग गांव घर में जो यूज करते हैं, जो आटा छलने का, उसमें कितना छेद होता है, मतलब कि वही है कि सूप दूसरा छलनी का, जो सूप तो खैर अच्छा होता है, वही छलनी को दूसरा जिसमें कि बहुत छेद, मतलब कि आप में खुद कमियां हैं, आप दूसरे को कुछ सलाह दे रहे हैं। तो यही है, इसका मैं यहाँ पे लिखा भी था कि इसका मोटिवेशन तैयार हो रहा है हिंदी में, तो मैं इसका जल्द ही जो ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक चीज़ जो मैं आप लोग को बोलूँगा, ये स्टडी मटेरियल ग्रुप पीटी फॉर मेंस बनाया गया है, ये नाम जो भी हो, लेकिन इसमें जो है मैं पर डे बेसिस पे बिहार का न्यूज़ और नेशनल इंटरनेशनल का न्यूज़ मैं शेयर करता हूं। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूं, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, प्लीज़ आप इसको ज़रूर इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा है पीटी में या मेंस में करंट पे बेसिस रहता है। और आप देखिए ये पूरा बिहार का है ये जो, और बिहार में जितना भी पटना एडिशन में न्यूज़ आता है हिंदी एंड इंग्लिश का, मैं कोशिश करता हूँ उस सब का पेपर कटिंग यहाँ पे आपको दे दिया जाए, ताकि आपको और जगह कहीं देखिए डॉल्फिन के बारे में न्यूज़ है, इस बार पूछा भी है। फिर यहाँ देखिए जितना भी चीज़ें हैं, कल जो घटनाक्रम बिहार में हुआ है, यहाँ सब आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ इसको क्या कहते हैं, एक बार ज्वाइन करना, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और इसको ना आप लोग क्या करेंगे ना, नोट्स भी शॉर्ट में बना लीजिए। बाकी सप्ताह में 2 दिन मैं इस सारे करंट अफेयर्स जो पेपर कटिंग ग्रुप में दूंगा, उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आधे घंटे का 1 घंटे का, आप उसको देख लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पर डे वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बाकी देखिए इसी में नेशनल इंटरनेशनल सब कर देता हूँ, तो आप इसको आराम से जो है यहाँ पर एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है मेंस का, तो सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो है ना 7 अक्टूबर या 8 को शुरू करेंगे, पटना दिल्ली में दोनों जगह। टेस्ट सीरीज देना थोड़ा सा मेरे को लगता है ज़रूरी है, बहुत ही इसमें मिनिमम प्राइस हम रखेंगे ताकि सब लोग एफर्ट कर पाएँ। आप इसको अगर लगता है तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं पटना, या ऑनलाइन भी घर में बैठ कर आप इसको दे सकते हैं। तो अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, ये मैं करूँगा G20 पे, G20 वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बताऊँगा, उसका कैसे आंसर लिखा जाए, इन सब पर डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोग अच्छे से करते रहें, पढ़ते रहें। अभी आपका जो भी 69th पीटी में स्कोर जो भी हो रहा हो वो मैटर नहीं करता है, अभी मैटर करता है कि मेंस पढ़ने का, जिनका अगर मान ली बहुत ही 50-60 स्कोर है मान लेते हैं, तो अभी आराम से रिलैक्स लेके 70 मेंस की तैयारी करें आराम से। फिर अगले 3 महीने तक जिनका अच्छा स्कोर 80 के आसपास आ रहा है तो आराम से मेंस में लगा, बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाँ, अभी मेंस पढ़ने का ही टाइम है अगले 3 महीने तक, ठीक ना। न्यूज़पेपर VIS का मैगजीन अच्छे से पढ़िए, अच्छे बुक्स पढ़िए, NCERT बुक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, शॉर्ट में चीज़ों को नोट्स बनाना सीखिए, ये सब चीज़ें कीजिए। और UPSC के पेपर को भी, चाहे PT का हो या मेंस को हो, एक बार आप उसको देखने के बाद चीज़ें ठीक होगा, ठीक ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।